स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये एक एनसीईआरटी हाईलाइट होगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जिसका टाइटल है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, ऐसे चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं और एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आपकी जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका टाइटल है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बायोपोलैरिटी होती क्या है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो वर्ल्ड वॉर टू है उसका बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि 1945 से लेकर 1991 तक जो है वो दुनिया कैसी हो गई थी, बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब एक तरफ जो पावर है वो यूएसए के पास है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यूएसएसआर। बाद में क्या हुआ कि फिर 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बाइपोलैरिटी जो है वो खत्म हो गई, और यूएस का डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि दुनिया जो है वो यूनिपोलर यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें पहली बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस फोटो से रिलेटेड एक एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये फोटो किससे रिलेटेड है। तो बर्लिन वॉल से रिलेटेड है। बर्लिन वॉल का जो कंस्ट्रक्शन था वो कब किया गया था, 1961 में किया गया था, और नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल को यहाँ पर तोड़ा गया है ना। तो ये ग्रेटेस्ट सिंबल आपको देखने को मिलेगा जो कि बाइपोलैरिटी का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये डेट आपको पता होनी चाहिए, 9 नवंबर 1989, है ना, क्योंकि ये पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि बर्लिन वॉल यहाँ पर कब तोड़ी गई है ना। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन है। ईस्ट बर्लिन यूएसएसआर के साथ है, और वेस्ट बर्लिन जो है वो यूएसए के साथ है। तो कई जगह पर ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छी थी, बाकी जगह पर नहीं थी, तो उस सब चीजों से लोग गुस्सा थे। और उसी चीज को खत्म करने के लिए 9 नवंबर 1989 को ये पूरा का पूरा जो है वो इवेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चल सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा वो ये है कि भैया ये बताओ कि सोवियत सिस्टम है क्या, और सोवियत सिस्टम के फीचर्स जो है वो आप यहाँ पर लिख के दीजिए, है ना, कि सोवियत सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, इनके बारे में आप बताओ। तो आपको यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड करना है कि सबसे पहले यूएसएसआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन या फिर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन वो आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली आपको देखने को मिलेगी, जो कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में देखने को मिलती है। और ये लोग यहाँ पर क्या मानते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करना है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोसाइटी बेस होगी किसके ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने यहाँ पर एक चीज ये बोली थी कि यहाँ पर क्या होगा कि स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल एक ही पार्टी होगी जिसे हम लोग सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर कहते हैं, उसके अलावा कोई भी पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वही जो है वो इस पूरे के पूरे सोवियत यूनियन में यहाँ पर रूल करने वाली है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अलाउड नहीं है, और इकोनॉमी जो है वो आपको प्लान देखने को मिलेगी, और ज्यादातर जो कंट्रोल है वो स्टेट का है। इसका मतलब है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ओरिएंटेड जो अप्रोच आपको देखने को मिलती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपसे फीचर्स पूछे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको पॉइंटर्स यहाँ पर बताए हैं ये आपको लिखना है, और उसके हिसाब से चीजों को आप यहाँ पर क्या करोगे, पूरा का पूरा अरेंज करोगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्री, मेनली जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, इनके यहाँ पर सोवियत आर्मी ने जो है वो यहाँ पर हेल्प करी थी, है ना। फासिस्ट फोर्सेस मतलब जो हिटलर की फोर्सेस हैं उनसे इनको यहाँ पर इंडिपेंडेंट कराया था, या फिर आप ये मान सकते हैं कि इनकी प्रोटेक्शन जो है उन्होंने यहाँ पर करी थी। और ये सारी की सारी कंट्री जो है वो यूएसएसआर का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद जो भी कंट्रीज यहाँ पर यूएसएसआर का पार्ट है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा यूएसएसआर में टोटल कितनी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ये पॉलिटिकल कंट्रीज हैं या फिर जो भी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट आपको देखने को मिलती है, उनकी इकोनॉमी सेम उसी तरीके से रन करेगी, सेम उसी पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगी जो यूएसएसआर का है।
और इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक भी यहाँ पर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट ब्लॉक या सोशलिस्ट जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर कौन सा है, या सेकेंड वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है। और इनका जो मिलिट्री अलायंस आपको देखने को मिलेगा, इसे हम लोग वॉर्सो पैक्ट बोलते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1955 में। और इस पूरे के पूरे सोशलिस्ट ब्लॉक का जो लीडर आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर कौन है, वो यूएसएसआर है। मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोमिनेंस किसका चलेगा, रशिया का डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। चलो, सोवियत यूनियन जो है वो ग्रेट पावर के रूप में इमर्ज हुआ। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर जो टू है जैसे यहाँ पर खत्म होगा, दो पावर्स का इमर्जेंस होगा, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यूएस को अगर हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं तो बाकी सभी दुनिया से जो सबसे अच्छी इकोनॉमी है वो किसकी है, वो सोवियत यूनियन की है। मतलब सोवियत यूनियन से अच्छी इकोनॉमी केवल या डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो यूएस की है, उसके बाद आपको सोवियत यूनियन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनके यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क हैं, है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एनर्जी रिसोर्सेस वगैरह भी बड़े स्केल पर अवेलेबल है। तो ऑयल, आयरन, स्टील, है ना, इन सब की माइनिंग्स वगैरह यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मशीन बेस्ड प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा डेवलप है ना। और जो रिमोटेस्ट एरिया आपको देखने को मिलते हैं वहां पर भी प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ सामान वगैरह को जो है वो पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इनके पास एक बड़ा कंज्यूमर बेस है, मतलब कि जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसको कंज्यूम करने के लिए भी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये मान लीजिए कि पिन से लेकर कार तक की सारी चीजें प्रोड्यूस यहाँ पर होती थी, लेकिन इनकी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से आपको मैच होती हुई दिखाई नहीं देगी। मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ इनके प्रोडक्ट की क्वालिटीज को मैच करेंगे तो आप ये पाओगे कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत इंफीरियर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन यहाँ पर किया गया। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करती थी। और जो भी बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बच्चों की देखभाल हो गया, और भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स जो है वो चलाई जाएंगी, ताकि सोवियत सिस्टम में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो बहुत आसान आपको देखने को मिले। मैंने आपको बता दिया था कि स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होगा, क्योंकि प्राइवेट ऑनरशिप का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। जो मेन लेना देना है वो यहाँ पर किसका है, वो स्टेट ऑनरशिप का है। और उसके बाद जो भी लैंड है या फिर जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स आपको देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह, इनको यहाँ पर कौन कंट्रोल करेगा, सोवियत स्टेट। मतलब कि वहां की जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी आपको देखने को मिलती है, वो इन चीजों को यहाँ पर कंट्रोल करने वाली है। ये तो अच्छी बात हो गई। तो अगर आप देखोगे तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि सोवियत सिस्टम क्या है, उनके फीचर्स यहाँ पर क्या है, तो जितने भी मैंने आपको ये पॉइंटर्स यहाँ पर बताए हैं जिनको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि सोवियत सिस्टम जो है वो बहुत पॉजिटिव है, तो वो सारे पॉइंट आप जो है वो यहाँ पर मेंटेन करोगे, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने ये है कि ये बताइए कि सोवियत सिस्टम अगर इतना अच्छा था तो फिर यहाँ पर इसका फॉल क्यों हुआ। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलेंगे। तो ड्रॉबैक्स के ऊपर जो है वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो गया था। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, मतलब वो बहुत अनअकाउंटेबल यहाँ पर हो गई थी। और हर चीज को अगर आप सोवियत यूनियन में करना चाहते हो तो आपको परमिशन यहाँ पर लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर हो गई। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये देखोगे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी वगैरह नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो है वो यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। तो लोग यहाँ पर क्या करते थे कि अपना जो डिसेंट है, अपना जो प्रोटेस्ट है, उसे केवल जोक्स और कार्टून्स के फॉर्म में जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तीसरी बात अगर आप देखोगे तो जो भी अलग अलग तरीके की इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म की जरूरत है ना। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका हर एक रिसोर्स के ऊपर टाइट कंट्रोल देखने को मिलेगा। और ये लोग यहाँ पर कैसे हैं, ये बहुत ज्यादा अनअकाउंटेबल भी आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि टोटल जो सोवियत यूनियन है उसमें कितनी कंट्रीज है, 15 कंट्रीज हैं। तो ये लोग यहाँ पर क्या चाहते थे कि अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज करना चाहते थे कि भैया हमारे एरिया की जो चीजें हैं उसको मैनेज करने का हमको राइट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इसके बारे में भी कोई बात यहाँ पर नहीं करी गई। रशिया अगर आप देखोगे तो एक पेपर पे जो है वो एक 15 कंट्रीज में से एक कंट्री है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रशिया जो है वो हर चीज को डोमिनेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। और इस वजह से अगर आप देखोगे तो जो बाकी के लोग हैं या फिर जो बाकी के आपके सोवियत कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, वो यहाँ पर क्या है, उनको ये लगता था कि हमारी भावनाओं के ऊपर उतनी ज्यादा जो है वो फोकस नहीं किया जा रहा है और हमारी डिमांड्स को जो है वो कंसीडर नहीं किया जा रहा है, हमारी डिमांड्स को सप्रेस यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सब यहाँ पर ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे।
साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि सोवियत यूनियन ने यूएस के साथ जो एक रेस लगी हुई थी, आर्म्स रेस, उसको मैनेज करने की तो कोशिश यहाँ पर करी, लेकिन इसका खर्चा जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। मतलब आप मिलिट्री सेक्टर में जो है वो ज्यादा स्पेंडिंग यहाँ पर करने लगोगे। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, और जो लोगों की एस्पिरेशन है ना, जो लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि सोवियत यूनियन हमारी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर फुलफिल करेगा, वो सब चीजें जो है वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इन सब चीजों की वजह से अगर आप देखोगे तो सोवियत यूनियन लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो है वो यहाँ पर वीक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 1979 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को कब यहाँ पर इन्वेड किया, तो 1979 में। तो जब लड़ाई यहाँ पर शुरू हो गई तो ओवरऑल खर्च जो है वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट यहाँ पर हो गया। लोगों की सैलरी तो यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी वगैरह है वो वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत पीछे आपको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी वगैरह में कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है इंडस्ट्रीज वगैरह की वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। और कम होने की वजह से शॉर्टेज जो है कंज्यूमर गुड्स की यहाँ पर इमर्ज होगी, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा चीजें बाहर से यहाँ पर मंगानी पड़ेगी। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो लेट 1970s में जो सोवियत यूनियन है उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से स्टैग्नेंट यहाँ पर हो गई। और अगर स्टैग्नेंट हो जाएगी तो आप ये मान लीजिए कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे, है ना। और आवाज उठाएंगे तो उनको यहाँ पर ये लगेगा कि यार हम तो सोवियत यूनियन में हैं, हमसे अलग अलग तरीके के प्रोमिसेस यहाँ पर किए गए थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कोई सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, और हमारी एस्पिरेशन, हमारी रिक्वायरमेंट्स को कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए। पहली बात कि सोवियत यूनियन क्या है, उनके फीचर्स बताओ, फीचर्स में अच्छी बातें करोगे आप। उसके ड्रॉबैक्स बताओ, या सोवियत यूनियन क्यों यहाँ पर जो है वो फॉल हुआ, उसके बारे में पूछेंगे। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बात करेंगे, और उन्हीं के टाइम पीरियड पर यूएसएसआर का जो है वो डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन है, मिखाइल गोर्बाचेव। ये कब बने थे, 1985। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये मॉस्को के मेयर थे, और बाद में इन्हें यहाँ पर क्या किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी, और जो है वो यहाँ पर यूएसएसआर का प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाया गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको ये समझ में आया कि भैया हमारा जो सोवियत सिस्टम है इसमें रिफॉर्म करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए इनको ये समझ में आया कि आज के टाइम पीरियड पर जो भी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में सोवियत यूनियन के लोगों को भी पता है। तो हमें पुराने सिस्टम से ही अगर हम काम करेंगे तो लोगों की एस्पिरेशन बिल्कुल फुलफिल नहीं होगी, और लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, थोड़े से चेंजेस लेकर आने के लिए हमें रिफॉर्म यहाँ पर करना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट दैट नीदर ही नॉर एनीवन एल्स इंटेंडेड और एंटिसिपेटेड। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर आप अच्छी चीजें अपनी सोसाइटीज में कर रहे हो तो इसका पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इवेंचुअली यहाँ पर क्या हुआ कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब लोगों ने, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जो कि सोवियत ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगी, उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया, है ना। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर क्या है कि गोर्बाचेव का मानना एक बात ये भी था कि जो भी डिस्टरबेंस आपको देखने को मिल रहे हैं इनमें हम इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। मतलब इनका ये मानना है कि अगर आप डेमोक्रेसी को लेकर आना चाहते हो, अपने पूरे के पूरे सिस्टम को डेमोक्रेटाइज यहाँ पर करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पर जो लोग डिसेंट है उनको यहाँ पर आने दो। नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले जो लोग आपको देखने को मिलेंगे जो सोवियत यूनियन के लीडर हैं वो उनको सप्रेस कर देते थे, तो ये सप्रेस भी करने नहीं आ रहे हैं। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यूएसएसआर में इस तरीके के इवेंट जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए, और इवेंचुअली इसका डिसइंटीग्रेशन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गोर्बाचेव है इनके दो पर्टिकुलर रिफॉर्म पॉलिसीज हैं, है ना, पेरेस्ट्रोइका, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ग्लासनोस्ट। तो इसको लेकर भी कुछ लोग तो यहाँ पर आपको खुश देखने को मिलेंगे, और इन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं जिनको यहाँ पर क्या लगा कि भैया ये तो गोर्बाचेव जो कर रहे हैं इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे पास जो राइट्स वगैरह हैं, जो अधिकार है, ये सब चीजें यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, अदरवाइज गोर्बाचेव हमारी पूरी पावर को जो है वो खत्म कर देंगे। जो लोग खुश थे उनका मानना ये था कि जो भी रिफॉर्म आप करना चाह रहे हो वो जल्दी से करो, लेकिन इसमें भी टाइम लग गया। जो लोग अगेंस्ट में थे वो तो थे ही अगेंस्ट में, है ना। तो अब जब आप इन जब चीजों का एग्जीक्यूशन समय पर नहीं कर रहे हो
तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो लोग नाराज होंगे और पूरा देश जो है वो आपसे यहाँ पर नाराज हो गया। जो अगेंस्ट में थे वो तो नाराज थे ही, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करनी थी वो चाहते थे कि और तेजी से आप काम करो, लेकिन वो काम भी जो है वो कंप्लीट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। 1991 में एक मिलिट्री कू देखने को मिलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर जो चाहते थे कि गोर्बाचेव पावर से यहाँ पर हट जाएं। और अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो लोगों को फ्रीडम के बारे में भी पता चल गया था, है ना। जो ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे इनसे समझ में आ गया था कि भैया हमको फ्रीडम यहाँ पर चाहिए। और वेस्टर्न कंट्रीज का भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। बोरिस येल्सिन ने यहाँ पर क्या किया कि ये जो मिलिट्री कू आपको देखने को मिल रहा है इसके अगेंस्ट में जो है वो यहाँ पर आवाज उठाई कि नहीं भैया ये मिलिट्री कू नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गोर्बाचेव पावर से हट जाएंगे और जो रिफॉर्म्स यहाँ पर लेकर आने की बात हो रही है ये पूरी चीजें यहाँ पर खत्म होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन वगैरह हुए, बोरिस येल्सिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट लीडर के रूप में यहाँ पर इमर्ज हुए। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो पावर पहले यूएसएसआर के पास आपको देखने को मिलती थी, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सोवियत सेंटर है, जो रिपब्लिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट देखने को मिलेंगी उनके पास यहाँ पर चले जाएंगे, मेनली उन कंट्रीज की तरफ जो यहाँ पर क्या है कि ज्यादा यूरोपनाइज आपको देखने को मिलते हैं, मतलब वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके ज्यादा इन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिलते हैं। सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक है उनसे इंडिपेंडेंस वगैरह के बारे में बात नहीं करी गई। और फाइनली अगर आप देखोगे 1991 में, ये डेट आपको याद रखनी है, दिसंबर 1991, ये तीनों कंट्रीज के नाम भी आपको याद रखने हैं, है ना। बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया और रशिया हो गया। इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि जो सोवियत यूनियन है उसको हम डिसबैंड कर रहे हैं, है ना, ये अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को भी बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को जो है वो यहाँ पर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, है ना, सोवियत यूनियन की, वहां पर डेमोक्रेसी को और साथ ही साथ कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद एक नई चीज आएगी जिसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अदर रिपब्लिक्स के लिए जो है वो एक सरप्राइज था। क्यों? मेनली अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, क्योंकि इनसे तो इंडिपेंडेंस का कुछ पूछा ही नहीं गया था। और ये लोग जब यूएसएसआर के पार्ट में थे तो आप ये मान लीजिए कि इनको बहुत बेनिफिट यहाँ पर होता था उस यूएसएसआर का पार्ट बने रहने से। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपने डिसबैंड कर दिया, इनसे कुछ पूछा नहीं, तो ये लोग नाराज हो गए। लेकिन बाद में क्या किया गया, इन्हें फाउंडिंग मेंबर जो है वो सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का बना लिया गया। तो इन लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो गिले शिकवे हैं, वो भी यहाँ पर दूर हो गए। उसके बाद सोवियत यूनियन का जो सक्सेसर कंट्री यहाँ पर बनेगा, वो यहाँ पर कौन बनेगा? वो रशिया बनेगा। याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सोवियत यूनियन के पास सीट थी उसको इनहेरिट किया, है ना। और इसके पीछे रीजन ये है कि सोवियत यूनियन के परमानेंट मेंबर के बने होने से उन्होंने जो भी अलग अलग तरीके की ट्रीटीज, एग्रीमेंट वगैरह साइन किए थे, वो सब चीजें की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करने वाला है? रशिया यहाँ पर फुलफिल करने वाला है। तो सोवियत स्पेस में अगर आप देखोगे तो ओनली न्यूक्लियर स्टेट कौन है? रशिया आपको देखने को मिलेगा। और इसने कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी जो है वो यहाँ पर यूएस के साथ किए। और इस तरीके से जो ओल्ड सोवियत यूनियन आपको देखने को मिलता है ये डेड एंड बरीड, मतलब पूरी तरीके से ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर आपको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है इसमें हमने गोर्बाचेव के बारे में बात करी और इनके डिसइंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा पेपर में कि सोवियत यूनियन जो है वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हुआ क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोई एक फैक्टर नहीं है, सीरीज ऑफ फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो एक रिस्पॉन्सिबल पैटर्न यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सोवियत यूनियन यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलता है वो ये है कि इंटरनल वीकनेस एंड ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पहली हेडिंग आपकी ये बनेगी, है ना, कि जो यहाँ पर सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत वीक थे। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों की एस्पिरेशंस को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो और इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकलकर सामने आई। उसके बाद दूसरा पॉइंट निकल कर आएगा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जिसमें आप लोग 1979 का अफगानिस्तान वॉर वगैरह भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। याद रखिएगा अपने आंसर्स में जब आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करोगे तो वो ज्यादा जो है वो अच्छी तरीके से, है ना, एग्जामिनर को इंप्रेस यहाँ पर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ठीक है स्टैग्नेशन तो समझ में आ रहा है, लेकिन सोवियत इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेट कर क्यों रही है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये लोग अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री जो आर्सनल हैं उनको यहाँ पर मेंटेन करने में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं,
फिर उसके बाद सैटेलाइट स्टेट्स के मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं ये और भी ज्यादा नॉलेजेबल आपको देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में, मेनली यूएस और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो रहा है, कैसे उन लोगों की लाइफ साइकिल जो है वो बहुत तेजी से आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो उनको ये समझ में आने लग गया कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज को अगर हम खुद से यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी डिस्पैरिटीज जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो कई लोग ये बोलने लग गए कि भैया जो अभी तक आप लोगों को उल्लू बना रहे थे, है ना, कि सोवियत यूनियन बेटर है, वो सब चीजें समझ में आने लग गई और लोगों को समझ में आने लग गया कि हमारी सोसाइटी जो है वो यहाँ पर बैकवर्ड क्यों है, ये सब चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल भी अकाउंटेबल आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, मतलब कोई भी पार्टी अगर रूल कर रही है तो उसको लोगों के प्रति जो है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं दिखाओगे तो इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं होगा। ऑर्डिनरी जो लोग आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर क्या करने लग गए, उनको ये समझ में आने लग गया कि भैया ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बातों को सुनता नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये अपनी मिस्टेक्स को यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो करेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे। और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को ओपननेस जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि भाई गवर्नमेंट अगर ओपन तरीके से काम करेगी तो इससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, है ना, तो वो चीजें भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेंट्रलाइजेशन की वजह से पूरी की पूरी प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही है, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लोग अब जो वहां की करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक चीज ये भी समझ में आ रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, वो लोगों से मिल नहीं रहे हैं। और इस वजह से लोगों को यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर रूलर्स यहाँ पर कौन है और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कौन है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो मैंडेट लोगों ने उनको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, या फिर जो लोग उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, उस चीज में भी आपको काफी ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिलेगी। गोरबाचेव ने यहाँ पर प्रॉमिस तो करी ही है ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गोरबाचेव ने डायग्नोसिस भी यहाँ पर कर ली, लेकिन डायग्नोसिस करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर क्या हो गए, फेल हो गए। फेल होने का रीजन जो है वो मैंने आपको अभी, खुश होना और उनके जो खुद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं जो उनके अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, इनके बीच में यहाँ पर ये टसल देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर निकलकर सामने आ गई। और फिर यहाँ पर क्या है कि एनालिसिस तो आपने कर लिया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है ना, हमें थोड़ा पेरेस्ट्रॉइका क्लासनोस्ट के बारे में यहाँ पर बात करनी है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो सब चीजें यहाँ पर खराब होती हुई आपको दिखाई दी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टग ऑफ वॉर आपको देखने को मिला, तो गोरबाचेव को जो है वो सपोर्ट यहाँ पर खत्म हो गया, और जो यहाँ पर क्या है कि इनके साथ थे वो भी यहाँ पर क्या है कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे ये लोग क्या देख रहे हैं, है ना, मतलब इनकी कोई प्लानिंग पर विश्वास यहाँ पर नहीं कर रहा था। तो भले आप यहाँ पर गोरबाचेव के साथ में हो, लेकिन कोई विश्वास यहाँ पर नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आपको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। अब उसके बाद ऑल दिस, ठीक है, माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो निकलकर सामने आएगा। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर ऑफ सोवरेनिटी विद इन वेरियस, ठीक है, रिपब्लिक इंक्लूडिंग रशिया, मतलब मेनली जो ये बाल्टिक रिपब्लिक्स है ये लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। बाल्टिक रिपब्लिक में 3 कंट्रीज आती हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। इनका नाम जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। यूक्रेन, जॉर्जिया, और इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपने एरियाज को जो है वो खुद से यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं, अब ऐसे कोई काम जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। और इसकी वजह से जो इंटरनल आपको यहाँ पर एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, एक जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, उस वजह से अगर आप देखोगे तो ये सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जो है वो थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ना आप लोगों ने साथ साथ में देखा होगा तो ये लीडर्स हैं, है ना, तो लीडर्स के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन लीडर से एमसीक्यू बनेगा। तो इन्होंने जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के काम किए हैं, इन बॉक्सेस से आपको फाइनलाइज करके जो है वो चीजों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, है ना, स्टालिन के बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो निकिता खुर्शेव, जिन्होंने बर्लिन वॉल यहाँ पर बनाया था, है ना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो ये टर्म आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। हंगरी और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जो है वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन थे, वो निकिता खुर्शेव थे, है ना। फिर उसके बाद, है ना, लियोनिड ब्रेजनेव जो देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करी,
है ना, अफगानिस्तान में जब इन्वेजन यहाँ पर हुआ उस टाइम पीरियड पर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन थे, ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव है, पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जर्मनी के यूनिफिकेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोल्ड वॉर जो यहाँ पर खत्म हुआ 1991 में, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ, और इनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि इनकी वजह से सोवियत यूनियन का जो है वो डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है कि सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, इससे रिलेटेड क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछे जा सकते हैं। इससे 4 इवेंट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो है वो यहाँ पर अरेंज करो। जैसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 15 सोवियत रिपब्लिक्स में से सबसे पहले कौन इंडिपेंडेंट हुआ था, ल्यूथेनिया कब हुआ था, 1990 में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक चीज आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि 1985 में क्या हुआ था, है ना, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर बने थे, है ना। फिर उसके बाद अगली चीज अगर आप देखोगे तो बाल्टिक रिपब्लिक, है ना, जो एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया है, वो यूएन मेंबर बन गए, तो उन्होंने नेटो कब ज्वाइन किया, तो 2004 में यहाँ पर ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। 25 दिसंबर 1991 को गोरबाचेव ने रिजाइन यहाँ पर कर दिया। तो आप ये ध्यान रखना कि क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। मेनली जो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यहाँ पर क्या क्या हैं। तो पहली बात अगर आप देखोगे, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, है ना, कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर बताओ। तो पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो गई, है ना। मतलब आप कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर क्या करेंगी, जो यूएसए है और यूएसएसआर है उनके बीच में जो लड़ाइयां होने के चांसेस हैं, जैसा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह के टाइम पीरियड पर हुआ, उन सब चीजों को जो है वो यहाँ पर कम कर दिया गया। तो जो यहाँ पर आर्म्स रेस लगी हुई थी वो भी आपको थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो पावर रिलेशंस हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज होंगे, है ना। मतलब जो यूएसएसआर से कंट्रीज निकलकर सामने आएंगी वो सभी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगी, है ना। तो ये पॉइंट भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि या तो अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर बन जाए, या फिर अगर आप देखोगे तो दुनिया कैसी बन जाए, वो मल्टीपोलर बन जाए, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज का जो है वो इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पर समझ में आए। और उसके बाद आपको सबको पता ही है यूएस की हेजेमनी जो है वो निकलकर सामने आ गई, है ना। फिर इन्होंने वर्ल्ड बैंक हो गया, मॉनेटरी फंड हो गया, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का यूज करके अपनी जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक विशेष हैं उनको फुलफिल करवाने की यहाँ पर कोशिश करी। फिर उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी की जो आइडिया आपको देखने को मिलते हैं, ये भी कंट्रीज के सामने निकलकर सामने आई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रहा है वो ये है कि सोवियत ब्लॉक का जब एंड हुआ तो इसकी वजह से कई सारी नई कंट्रीज का जो है वो इमरजेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इनमें से अगर आप ल्यूथेनिया, एस्टोनिया, लैटविया वगैरह के बारे में बात करोगे तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, नाटो को ज्वाइन कर लिया, है ना। पहले ये लोग किसका पार्ट थे, पहले अगर आप देखोगे तो ये वॉर्सो पैक्ट का पार्ट आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर किसका पार्ट बन गए हैं, अब जो है ये लोग यहाँ पर नाटो का पार्ट बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने यूएस चाइना वगैरह के साथ भी रिलेशन जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किए। तो आप ये मान लीजिए कि जब ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर निकले हैं तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि नई कंट्रीज के साथ जो है वो रिलेशन बनाना भी जो है वो इनको यहाँ पर समझ में आ गया कि भैया हम किस तरीके से बाकी कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशंस को स्टेब्लिश यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है। तो अगर आपसे कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर पूछे जाएंगे तो आप ये सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब एक चीज यहाँ पर आती है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी को डिफाइन करना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा जो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी गई है ना, कि मेनली जो ये सोशलिज्म आपको देखने को मिल रहा है हमारी सोसाइटीज में, इसको यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे। और अब यहाँ पर क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो चलेगा, और प्लस कैपिटलिज्म जो है वो यहाँ पर चलेगा। फिर उसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो आयरन कर्टेन पॉलिसी यहाँ पर एक थी कि भैया जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वो चीज भी आपको यहाँ पर खत्म होता हुआ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, कॉर्पोरेट ऑनरशिप जो है वो इमर्ज होगी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कलेक्टिव फार्म्स जो यहाँ पर होते थे उनको प्राइवेट फार्मिंग से रिप्लेस किया गया। और इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इसमें कोई थर्ड वे नहीं है, है ना। याद रखिएगा आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास केवल दो ऑप्शन है, एक स्टेट कंट्रोल जो अब यूएसएसआर में पूरी तरीके से खत्म हो गया है,
तो दूसरा ऑप्शन जो है वो केवल क्या है, वो कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई और चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि शॉक थेरेपी की वजह से एक्सटर्नल ओरिएंटेशन जो है वो कंट्रीज का चेंज हुआ है ना, मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि आप सभी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हो, सभी कंट्रीज आपके साथ यहाँ पर ट्रेड करेंगे। और याद रखिएगा ये जो फ्री ट्रेड रिजीम है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये दो मेन इंजन आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यूएसएसआर का आगे के टाइम पीरियड पर जो है वो डेवलपमेंट आपको शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डीरेगुलेशन भी है और साथ ही साथ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर शुरू हुआ। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जितनी भी यहाँ पर सोवियत यूनियन की कंट्रीज देखने को मिलेंगी, दे वर डायरेक्टली लिंक टू द वेस्ट, है ना, और आपस में लिंक उनका नहीं है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का जो है वो इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। और इन पर्टिकुलर कंट्रीज में भी अगर आप देखोगे तो यूएस अपने डोमिनेंस को स्टेब्लिश कर पाएगा, और इसकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि उनके द्वारा और उनकी जो अलग अलग तरीके की एजेंसीज हैं, उनकी वजह से ओवरऑल जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे रीजन में भी अगर आप देखोगे तो यूएस यहाँ पर डोमिनेट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो शॉक थेरेपी में आपको ये पता होना चाहिए कि शॉक थेरेपी है क्या, उसके कुछ फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शॉक थेरेपी तो भाई अब लोगों को ये लगा कि यार ठीक है ना, मतलब इससे हम लोगों को ग्रोथ होगी, है ना, हम अलग अलग तरीके की चीजों को जो है वो समझ पाएंगे। लेकिन इसकी वजह से ना ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो वो जो यूटोपिया है ना, कि सब कंडीशन अच्छी हो जाएगी, सब कुछ वहां बढ़िया होगा, तो यहाँ पर क्या है कि वो सब नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से इकोनॉमीज जो है उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। रशिया में भी अगर आप देखोगे तो 90% जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, क्योंकि पहले स्टेट कंट्रोल थी, अब उनको बेचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को यहाँ पर बेचा गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट, ठीक है, गैराज सेल इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिस्टम जो है वो कैसे चलेगा, है ना, आगे जो है वो सिस्टम कैसे, तो जिनको जिस दाम में अपनी कंपनीज को बेचना था उस दाम में वो लोग बेचकर यहाँ पर चले गए। अब उसके बाद सिटीजन्स को वाउचर्स वगैरह भी यहाँ पर दिए गए, और यहीं से अगर आप देखोगे तो रशियन माफियाज जो हैं उनकी यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कम दाम में ज्यादा दाम में इन वाउचर्स को खरीदते बेचते थे। फिर रूबल जो करेंसी आपको देखने को मिलती है ना, रशिया की, यूएसएसआर की, उसकी वैल्यू यहाँ पर कम हो गई। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कलेक्टिव फार्म सिस्टम जो है वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी वगैरह भी आपको हैम्पर होती हुई दिखाई दी। और इसकी वजह से जब खाने पीने की चीजें कम हो जाएंगी तो रशिया क्या करेगा, फूड वगैरह को इंपोर्ट करना शुरू करेगा। एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप अपने आंसर में जरूर लिखें, एमसीक्यू भी बन सकता है, कि जीडीपी अगर आप देखोगे 99 में, है ना, तो लोगों की जीडीपी बढ़ती है। लेकिन रशिया की जीडीपी अगर आप 1989 से कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 99 में रशिया की जीडीपी जो है वो यहाँ पर खत्म यहाँ पर हो गई थी। सोशल वेलफेयर वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, पहले जो आप वेलफेयर स्कीम्स वगैरह यहाँ पर चलाते थे वो सब चीजें यहाँ पर क्या हो गई हैं, वो खत्म होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, केवल प्राइवेट और प्रॉफिट के ऊपर जो है वो यहाँ पर चीजें काम करेंगी। फिर माफियाज का इमरजेंस मैंने आपको बता दिया। प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटीज यहाँ पर होगी, मतलब आप ये मान लीजिए कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं उनका इमरजेंस यहाँ पर शुरू होगा। फिर रशिया वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि रिच और पुअर रीजन्स में जो है वो यहाँ पर आपको डिवाइड होते हुए दिखाई दिए। अच्छा, एक यहाँ पर ये एमसीक्यू है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, रशिया का एक बैंक आपको देखने को मिल रहा है जो बैंक हो गया था। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई। हमने डेमोक्रेसी की तो बात करी है, लेकिन ज्यादातर जो फोकस है वो यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ना, मतलब ये लोग यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर ज्यादा फोकस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इंक्लूडिंग रशिया अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट यहाँ पर बना तो प्रेसिडेंट ने अपने पास जो है वो ज्यादातर पावर रख ली है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं, उनके पास पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे ये दो एग्जांपल आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि भैया सेंट्रल एशिया की कौन सी दो कंट्रीज हैं, तो पहली है तुर्कमेनिस्तान, दूसरी अगर आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान। यहाँ के प्रेसिडेंट्स ने अपने आप को पहले 10 साल के लिए अपॉइंट किया और उसके बाद 10 साल के लिए जो है वो और बढ़ा दिया। जुडिशियल कल्चर जो है जुडिशरी का वो भी यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं हुआ है, मतलब जो भी यहाँ पर रूलिंग क्लास आपको देखने को मिलेगी वो अपने पावर के बारे में जो है वो बात कर रही है, जुडिशरी वगैरह के बारे में कुछ भी यहाँ पर सोच नहीं रही है। फिर धीरे धीरे करके 2000 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी इकोनॉमी थोड़ा सा, है ना, रिवाइव करना जो है वो यहाँ पर शुरू करेगी, है ना, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल वगैरह। तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग या गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ अपने कनेक्शन को स्टेब्लिश किया ताकि ये अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई।
तो इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। मतलब इनिशियली अगर हम देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी हो, है ना, या शॉक थेरेपी की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा हो। इनिशियली अगर आप देखोगे तो सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब आपको देखने को मिलती है। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन के बाद ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर शुरू हुई, है ना। फॉर एग्जाम्पल रशिया में अगर आप देखोगे तो दो रिपब्लिक्स हैं, है ना, चेचन्या डेगिस्तान। ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हो गए। सेंट्रल एशिया में भी अगर आप देखोगे तो तजिकिस्तान में सिविल वॉर 10 साल तक यहाँ पर चला। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। आजरबाईजान और जो अर्मेनिया है उसके बीच में नगोर्नो काराबाख वाला इशू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूक्रेन वगैरह में, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में जो एग्जिस्टिंग रिजीम आपको देखने को मिलती है उसके अगेंस्ट में मूवमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि अभी अच्छा मौका है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आप को, है ना, पूरी तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, और वो पूरा का पूरा काम जो है वो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, वो किया जा सकता है। तो उसके बारे में भी जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, वो यहाँ पर आपको याद रखना है। बातें क्लियर हो गई सबको? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स आपको देखने को मिलेंगे उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, है ना। मतलब आप ये मान लो कि ये जोन ऑफ कंपटीशन हो गया। जैसे रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी कंट्रीज इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाकर अपने कंट्रोल को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उनको वो आसानी से मैनेज कर पाए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 9/11 का जब अटैक यहाँ पर हो गया तो यूएस भी चाहता था कि इन पर्टिकुलर रीजन्स में जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहां पर इनको कुछ बेसिस मिल जाएं, ताकि जो मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह हैं उनको आसानी से कंडक्ट यहाँ पर किया जा सके। लेकिन रशिया ये मानता था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो इनके नियर अब्रॉड है, और यहाँ पर क्या है कि इन पर पहला हक हमारा है। चाइना का जो इंटरेस्ट है वो मेनली यहाँ पर क्या चाहते थे कि भैया ऑयल रिसोर्सेज के हमारा ऊपर जो है वो यहाँ पर थोड़ा फोकस हो जाए, और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अपने कंट्रोल को जो है वो स्टेब्लिश यहाँ पर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया में अगर आप देखोगे तो चेक और स्लोवाक दो अलग अलग तरीके की रिपब्लिक्स जो हैं वो यहाँ पर इमर्ज हुए। यूगोस्लाविया को अगर आप देखोगे तो कई जगह पर वो टूट गया, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हेर्जेगोविना। तो ये सब क्या है कि इंडिपेंडेंस हो गए। मतलब पहले यूगोस्लाविया था, आज के टाइम पीरियड पर यूगोस्लाविया कोई कंट्री है क्या? नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो निकलकर सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि नाटो का इंटरवेंशन भी देखने को मिलेगा। युगोस्लावियन जो सिविल वॉर है ना, उस टाइम पीरियड पर जिसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मारा गया, तो नाटो भी जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये याद रखिए कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन के बाद भी अगर आप देखोगे तो सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं हुई है। सिचुएशन वैसे भी अगर आप देखेंगे तो डिफिकल्ट आपको देखने को मिले। अब उसके बाद इंडिया का जो ये पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम है ना, या फिर जो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद कंट्रीज आई हैं उनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया के लिए रशिया जो है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फेस आपको देखने को मिलेगा। और ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट, इस तरीके के शब्द दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप के लिए आपको देखने को मिलेंगे। राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये लोग सब लोग जानते हैं। हिंदी फिल्म सॉन्ग भी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रशिया और इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कोई एक दो कंट्री की यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं होगी, सभी कंट्री जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कोएग्जिस्टेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 80 बायलेटरल एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर साइन हो चुके हैं 2001 में। तो दोनों कंट्रीज साथ साथ में मिलकर काम करने की बात यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो रशिया का जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, एनर्जी सप्लाईज, है ना, जैसे आज के टाइम पीरियड पर भी बहुत कम दाम पर हमको क्रूड ऑयल रशिया यहाँ पर सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पर कमाया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया सभी के साथ जो है वो बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पर बना रहा है। मतलब अगर आप इंडिया को देखोगे तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी कंट्रीज के ऊपर भी अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी यहाँ पर लेकर आना चाहता है, ताकि हम एनर्जी के रूप में थोड़ा ज्यादा कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पर हो जाए, तो कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसको भी हम आसानी से रिजॉल्व यहाँ पर कर सकें। रशिया जो है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लान के लिए भी बहुत एग्जाम यूजफुल है। क्रायोजेनिक रॉकेट वगैरह भी हमको यहाँ पर प्रोवाइड किया था। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, देखो इंडिया को जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर सोवियत यूनियन से यहाँ पर मिलता है। चाहे आप, है ना, ब्रह्मोस की बात कर लो, है ना, चाहे आप सुखोई 30 के बारे में बात कर लो, S-400 डिफेंस सिस्टम की बात कर लो, ये सब चीजें हमको रशिया ने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। तो आप ये मान लीजिए कि दोनों कंट्रीज और जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं उन सभी के केस में अगर आप देखोगे
तो इंडिया और रशिया का रिलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको क्विकली यहाँ पर रिवाइज करा दिया। तो जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर वो मेरे इस सेशन को देख लेते हैं तो उनको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भैया एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से यहाँ पर मुझे अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज करें, और हमारे जो अपकमिंग कोर्सेस हैं है ना, उनमें एनरोल करके आप अपने बोर्ड में और अपने सीयूटी एग्जामिनेशन में अपनी सक्सेस को यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। आप मेरा ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।